अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रग ट्रीटमेंट जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हम ड्रग ट्रीटमेंट इसको डिस्कस करेंगे। ड्रग ट्रीटमेंट जिसमें हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उसको ड्रग ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है। अब जो ड्रग ट्रीटमेंट, जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको जो मेडिसिन आमतौर पर इस्तेमाल करवाते हैं वो एंटीबायोटिक कहलाती है। एंटीबायोटिक। अब दो लफ्ज़ हैं, एक एंटी है, एक बायोटिक है। एंटी अगेंस्ट और बायोटिक लाइफ, यानी लाइफ के खिलाफ। अब लाइफ से खिलाफ यहाँ पर ये है कि माइक्रोब्स के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, तो उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब एंटीबायोटिक तो आप मुझे क्या कहें, एंटीबायोटिक ये ऐसा मटीरियल है, the substance obtained from microbes, obtained from microorganisms and used to kill other microorganisms। और जो दूसरे जानदारों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल हो, यानी ऐसा मटीरियल, ऐसा सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाए और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ दैट वाज पेनिसिलिन। तो ये पहला एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ। और पेनिसिलिन ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे हासिल किया गया? obtained from पेनिसिलियम। तो ये पेनिसिलियम से हासिल किया गया जो कि फंगस है। तो पेनिसिलियम के अंदर ये वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाता है, लेकिन वहाँ से हमने इसको सेपरेट किया और उसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। अब ये जो पेनिसिलिन जब अप्लाई किया जाता है तो ये दो दूसरे माइक्रोब्स होते हैं, जब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको ये किल कर देगा, उनको ख़त्म कर देगा। तो इस सब्सटेंस को एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो सारी मेडिसिन्स एंटीबायोटिक नहीं होती। तो जिनके आखिर में पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, न्यूरोमाइसिन है, एरोमाइसिन है, तो ये सारे इस तरह से उनको एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अफेक्टिव होंगी, ये वायरस के ख़िलाफ़ अफेक्टिव नहीं होती। तो बेशक आप हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करें या ये कह लें कि हाई जो उसकी पावर है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वायरस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ या फंगस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, उनके ख़िलाफ़ ये इफेक्टिव होंगी। वो भी उस सूरत में कि वो बैक्टीरिया उसके अंदर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पावर ना हो। क्योंकि बाज़ का होता है कि हम कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो हम चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद जब फील करते हैं
कि हम हेल्दी हो गए हैं तो उसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और वो जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं उनके अंदर उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। तो दोबारा जब वो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो उसका उस बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको ड्रग ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है। तो इन कैंसर की ट्रीटमेंट में दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक उसको हम कहते हैं रेडियोथेरेपी और दूसरा जो है उसको कहा जाता है केमोथेरेपी। तो ये दो मेथड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो रेडियोथेरेपी है इसमें ये करते हैं कि मसलन रेडियो एक्टिव मटीरियल आपको पता होगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशन से एमिट करते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल से शॉर्ट वेव रेडिएशंस जो उस जगह अप्लाई करते हैं जहाँ पर कैंसर सेल मौजूद होते हैं, तो उनके ऊपर वो शुआएं फाल की जाती हैं। तो उनकी शुआओं की वजह से कैंसर सेल्स उनकी डेथ हो जाती है और इस तरह से आदमी कैंसर से जो है वो हीलिंग हो जाएगी। अब जो कैंसर है और जो आपको शायद पता होगा कि इसमें होता है कि एब्नॉर्मल सेल डिवीजन होती है और एब्नॉर्मल सेल डिवीजन के नतीजे के तौर पर जो सेल्स की तादाद है, जैसे अगर ब्लड कैंसर कहते हैं तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ कोई ज़ख्म होता है तो वहाँ पर एब्नॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर एक ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, गिल्टी डेवलप हो जाएगी, जिसको कैंसर का नाम दिया जाएगा। तो उस गिल्टी को, उस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए एक तरीका तो ये है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशंस उस ट्यूमर के ऊपर फाल की जाएंगी और जिसके नतीजे के तौर पर वो ट्यूमर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। दूसरा मेथड है जिसको हम केमोथेरेपी कहते हैं और इसमें एंटी कैंसर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी कैंसर मटीरियल या केमिकल, तो एंटी मटीरियल केमिकल्स उनका इस्तेमाल किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स। एंटी कैंसर केमिकल्स इनको इस्तेमाल कराएंगे एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें होता ये है, साइड इफेक्ट ये होते हैं कि कीमोथेरेपी इसकी वजह से कैंसर सेल उनको भी नुकसान होगा, वो तो ख़त्म होंगे, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी नुकसान होता है। यानी दोनों कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स इससे मुतासर होते हैं, अफेक्ट होगा दोनों पर। उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। इस तरह से दो मेथड हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, एक रेडियोथेरेपी है और एक कीमोथेरेपी है। अब दूसरे नंबर पर वो है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी, जीन क्या होता है? तो जीन को यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसको जीन कहते हैं। या ये जीन जो है ये पार्ट ऑफ डीएनए होगा, पार्ट ऑफ डीएनए। और डीएनए विरासती मादा है, हेरिडिटरी मटेरियल है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। और जीन्स ये न्यूक्लियस में होती हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको जीन कंट्रोल करती है, क्योंकि जीन पहले एंजाइम को सिंथेसाइज करेगी और वो एंजाइम आगे जो है पर्टिकुलर रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और अगर जीन डिफेक्टिव हो जाती है तो वो मुतलका एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, और जिसकी वजह से डिजीज डेवलप हो जाती है। तो ऐसे अमराज जो जेनेटिक होते हैं, जिनका काज जेनेटिक होता है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए ये मैथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको जीन थेरेपी कहा जाता है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि नॉर्मल जीन उसको आइसोलेट करते हैं, इज आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट किया जाएगा। उसके बाद इंसर्टेड into host through bone marrow cells, तो बोन मैरो सेल्स के लिए उनको फिर होस्ट के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। अब बोन मैरो सेल्स जो हड्डी के अंदर, जिसको हड्डी का गुद्दा कहते हैं, तो वहाँ पर जो बोन मैरो सेल्स होते हैं, वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, तो वहाँ पर इनको जीन को दाखिल कर दिया जाता है, और इस तरह से जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय नॉर्मल जीन। इसको कहते हैं जीन थेरेपी, इसको जीन थेरेपी का नाम दिया जाता है। एक आपने पहले भी किया था, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा, मजबूत। तो मैनेजमेंट इंसान या डिजीज को कंट्रोल करने का एक मजबूत निज़ाम, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब ये उससे भी मैंने बताया था कि इसमें जो भी एप्रोप्रिएट मेथड होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो वो प्लांट्स में स्टडी कर रहे थे, जो ये एनिमल्स में भी इसी तरह से होते हैं कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसमें जो आप कह लें कि जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होती है वो ज़रूरी होती है। और इस प्रोग्राम में इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हर तमाम लोग उसमें हिस्सा लें, क्योंकि जब तक वो पूरी कम्युनिटी उसमें हिस्सा नहीं लेगी तो वो प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है, जैसे कि ये रिक्वायरमेंट है इस मेथड की कि लोगों को, कम्युनिटी को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, लोगों को बताया जाए कि डिजीज़ उसका काज क्या है, उसकी रेमेडीज़ क्या है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। जैसे आजकल ये कोरोना वायरस के मतलब मीडिया पर बताया जाता है कि आप फलां एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, तो ये सारा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो कोरोना है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब उसके लिए जो भी एप्रोप्रिएट मेथड होगा वो इस्तेमाल होता है और लोगों को उसकी जो सिविलिटी है, शिद्दत है,
उसके मतलब बताया जाता है, उसके काज के मतलब बताया जाता है, उसकी रेमेडी के मतलब बताया जाता है। आप खुद देख लें कि अगर लोग उसमें या उस पर उन हदायत पर अमल नहीं करते तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर कोरोना जो है वो स्प्रेड होता जाएगा। तो इस मेथड को इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहा जाता है कि जिसमें तमाम हुकूमती अदारे जो है वो हिस्सा लेते हैं और उसमें लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसको भी यकीनी बनाया जाता है, क्योंकि उसके बगैर किसी डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये था इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इंशाल्लाह अगला जो आर्टिकल है वो हमारा होगा क्लोनिंग के मतलब। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।